अगर नए हैं आप चैनल में तो सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बगल में दिए हुए घंटी के निशान को प्रेस कर लें जिससे आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बड़ा ही खास रहने वाला है। किसके लिए? तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने संस्कृत भाषा को चयनित किया है सीटेट के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, ये एक पुराना पेपर था, इसे हम सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें क्योंकि इस वीडियो के दौरान जब हम कोई प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उससे संबंधित हम कई चीज़ों को भी आपको बताएंगे जो कि आपके आगामी पेपर के लिए बड़ा ही उपयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पेपर। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आपके पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयस्य कस्यचन विद्यार्थिनः श्रवण वचन कौशलयोः विकासनार्थं निम्नलिखित पद्धतिषु का वा पद्धति प्रयुक्ता भवति। अच्छा, चलिए देखिए, अब सबसे पहले संस्कृत में जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम क्या आती है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने पेपर लिया है ये संस्कृत सेकंड लैंग्वेज मैंने ली है, जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत ऑप्ट करी है। अब दूसरी भाषा ऑप्ट कौन करते हैं? पक्का वो बच्चे ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं जिनकी मेन लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, या तो और इंग्लिश वगैरह में उनका क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए वो संस्कृत की तरफ आते हैं। संस्कृत में देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको 30 में से 15 नंबर का तो गद्यांश मिल जाते हैं दूसरी भाषा में। जी हाँ, 15 नंबर के आपके 2 गद्यांश आपसे पूछ लिए जाते हैं और 15 नंबर के और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, संस्कृत के शब्द जो हैं देखिए बड़ा ही सिंपल है। आप एक उदाहरण लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला शब्द है प्राथमिक विद्यालयस्य। अब विद्यालयस्य है, संस्कृत और हिंदी में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ ये आ जाता है विभक्ति का। आप आराम से अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न पूछने वाला आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे विद्यालयस्य का स्या हटा दीजिए, विद्यालय मूल रूप बच गया आपका, है ना। तो इसी प्रकार से और उसमें भी आएगा। अब देखिए, इसमें आप ज़्यादा कस्यचन विद्यार्थिना नहीं समझ में आ रहा, मारो गोली। कहाँ से समझेंगे हम समझेंगे यहाँ से कि श्रवण वचन कौशल। श्रवण वचन कौशल तो हिंदी में भी होते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, कौशल यो हटा दीजिए, कौशल तक रखिए। समझने के लिए मैं सामान्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए भी बता रहा हूँ जो जिन्होंने संस्कृत कभी ज़्यादा पढ़ी नहीं है लेकिन उन्होंने संस्कृत ऑप्ट कर रखी है। ऐसे बहुत बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। उनकी मेन लैंग्वेज संस्कृत नहीं है लेकिन सीटेट के लिए वो संस्कृत को ऑप्ट करते हैं क्योंकि इंग्लिश से आसान उनको संस्कृत लगती है और ये सही भी है, इंग्लिश से ईजी पड़ती है संस्कृत। चलिए, तो प्रश्न को समझना। देखो, उत्तर आपको तभी पता चल पाएगा जब आप प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न ही यहाँ पर है, स्टार्टिंग आप छोड़िए, यहाँ से देखिए, श्रवण वचन कौशल। श्रवण सुनना, वचन बोलना, कौशल। अब देखो, विकासार्थम, अर्थम हटाओ, विकास तो समझ में आ रहा है आपके कि श्रवण वचन विकास निम्नलिखित पद्धतिषु का वा पद्धति उपयुक्ता। आपको हिंदी की तरह समझना है। एक तो दिमाग से ये हटा देना बिल्कुल भी कि आप संस्कृत का एग्जाम आप कर रहे हो, आप हिंदी का दे रहे हो, आप इस तरह से देखिए। तो सीधा सा अर्थ इसका ही निकलता है कि किसी भी विद्यार्थी का श्रवण वचन कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित पद्धतियों में से आप कौन सी पद्धति को आप सही मानते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है आपका यहाँ पे, पहला है कथा श्रवण श्रुतलेखन। दूसरा है आपका काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोगशाला। तीसरा है आपका अभिनय तथा वार्ता वचन। चौथा है आपका अभिनय तथा संवाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी सुनना और बोलने का। अगर सुनने और बोलने के कौशल का विकास करना है तो कौन सा होगा? तो इसमें क्या आंसर इसका सही होगा? जी हाँ, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथा ऑप्शन अभिनय तथा संवाद। जी हाँ, इंटरैक्शन करने पर हम ध्यान से सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। सीटेट में देखो, एक और सीटेट की उपयोगी चीज़ मैं बताता हूँ। सीटेट के एग्ज़ाम में जो पेडागोलॉजी के या फिर जो सामान्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अगर उनको आप अपने ऊपर घटित करते हुए
आप उस कंडीशन को अपने ऊपर घटाओगे तो आपको उसका उत्तर बड़ा सटीक भी आएगा और आपको प्रश्न समझ में भी आएगा। तो आप समझिए कि आपको बोलना सुनना कब अच्छे से होता है, जब हम किसी से बात करते हैं, संवाद करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चौथा ऑप्शन अभिनय, इंटरेक्शन, अभिनय तथा संवाद माध्यम से। ठीक है, अब इसके बगल बगल से लेके चलें 124वां, यहाँ पर बगल में ही इसका एक प्रश्न है जहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि बालाः भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमतां पुरस्कृत्य उत्पन्नाः भवन्ति। तो पुरस्कृत्य, पुरस्कार से संबंधित ये प्रश्न है कि बच्चों को भाषा अध्ययन करते समय अगर हम उनको फीडबैक देते हैं तो उनको कैसा उनके अंदर एक अच्छी भावना या और भी और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको हम अब देखिए यहाँ पर 124वां प्रश्न है। 124वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर वो यहीं पे अगर वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित है तो वाइगोत्स्की आ जाएगा, और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अगर वो आपको लगता है तो वो आपका जीन पियाजेट हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपका जैसे यहाँ पे फीडबैक से संबंधित है कि बच्चों को पुरस्कार देने पर उनके अंदर एक कार्य को और अच्छे से करने की क्षमता उत्पन्न होती है, तो इसका जो सही आंसर है इसका चामसी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ये तो जब हम पेडागोलॉजी में जो प्रश्न पढ़ते हैं उससे ही संबंधित ये आया है, भाषा से इसका भाषा से संबंधित नहीं है। देखते हैं, चलिए 122वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 22वां प्रश्न कहते हैं भाषाया उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यः कः। उपचारात्मक शिक्षण, अब रेमेडियल टीचिंग। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है उपचार। उपचार क्या होता है, मतलब जहाँ पर आप सबसे पहले समस्या को समझना और फिर उसका निदान करना, समस्या समझकर उसका निदान करना, फिर उसके निदान के बारे में विचार करना, सोचना, वो होता है आपका रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा। उपचार जैसे कि हमारे उदाहरण भी है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सीधा आपको गोली थोड़ी ना दे देता है। आपका सबसे पहले क्या करता है, वो आपसे परेशानी पूछते हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है, पेट में दर्द है, सर दर्द है, क्या है हुआ। उसके बाद फिर वो क्या करता है, दवाइयाँ देता है, फिर आपके उपचार आपको बताता है कि कैसी दवाइयाँ दी जाएंगी, क्या किया जाएगा, तो वही है उपचार। तो यहाँ पर अब क्या इसका ऑप्शन होगा कि भाषा का उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थिनां प्रारंभिक त्रुटिनां निवारणम, ज्ञान संबंधी त्रुटिनां परिष्करणम, विद्यार्थिषु विश्वासनाय विकासः, उपयुक्तम सर्वमपि, कि उपयुक्त ये सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये सारी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर त्रुटियों का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रुटियों का परिष्कार भी किया जाता है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का विकास भी होता है, उनकी प्रारंभिक त्रुटि का निवारण भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सर्वमपि। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 125वां प्रश्न है। अब ये वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि कदाचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रान्तम् आगच्छति तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादान् करोति, तदा एकः अध्यापकः भूत्वा अद्यस्तनेषु कथनेषु किं युक्तमिति भवान भवती चिंतयति। एक यहाँ पर आपके सामने एक स्थिति दी गई है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक कभी कभी क्या होता है हमारी क्लास में हिंदी से अतिरिक्त किसी और, जैसे दक्षिण का या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई ऐसा बच्चा आपकी क्लास में आ गया है और वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग बीच बीच में कर रहा है, और जो भाषा आप पढ़ा रहे हैं, संस्कृत है, हिंदी है, उसको आप उस भाषा को सही से नहीं बोल रहा है। तदा
एक अध्यापक भूत्वा, आप एक अध्यापक होते हुए आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए प्रश्न है किस चीज़ का। ये प्रश्न सीधा सा आ जाता है आपका समावेशी शिक्षा से संबंधित। समावेशी शिक्षा क्या होती है, ये समावेशी शिक्षा होती है कि किसी भी कंडीशन में आपकी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे, भाषा से हों या फिर फिजिकली डिसऑर्डर से हो, सबके लिए एक जैसी शिक्षा की बात की जाती है, उनके लिए अच्छा परिवेश हो और सबको समान रूप से ट्रीट करने की बात होती हो। तो वैसा ही कुछ ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई बच्ची हिंदी भाषा से अतिरिक्त किसी और राज्य से आई हुई है और वो बीच बीच में अपनी भाषा क्या करे, अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करे बोलते हुए क्लास में, तो ऐसे में एक अध्यापक होते हुए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसके चार ऑप्शन। इसके चार ऑप्शन क्या है। तस्या भाषा प्रयोग प्रमादानाम विषय बारंबारम स्मरणीय, उसे बीच बीच में टोकें, ये पहली बात ये आती है। स्मरणीय, इसमें स्मारणीयम, उसे याद दिलाएं कि भाई तुम ऐसा बीच में गलत गलत बोल रही हो। तस्मै समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाश देया, या फिर उसे सही भाषा के प्रयोग का और भी अवकाश दें। अवकाश का क्या मतलब होता है, अवकाश शब्द का अर्थ होता है उसे अवसर प्रदान करें कि और समय दें उसको कि तुम इस सही से बोल पाएँ। तीसरा ऑप्शन है इसका, प्रतिदिनम अर्ध घंटा यावत नूतन भाषा अभ्यास करणीय, उसे ये बताएं या उसके साथ आधे घंटे का अभ्यास, अतिरिक्त अभ्यास करवाएं उसे। तस्या मातृभाषा प्रभाव अधीनीय नूतन भाषाया उपरि न स्यात्, उसको टोकें कि आपकी जो मातृभाषा का प्रभाव है उसको इस भाषा के ऊपर, नई भाषा के ऊपर ना आने दे। तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर सही होगा। इसका उत्तर सही होगा दूसरा, जी हाँ, कि उस बच्ची को आपको समय देना है, समय देना है सही से प्रयोग करने के लिए, उसको आप समय देंगे, तो इसका दूसरा उत्तर बिल्कुल सही रहता है। चलिए आगे चलते हैं, 123वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है, भाषायाः सामान्य अवगमनस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कीदृशः भवति। ठीक है, कि भाषायाः, भाषा के सामान्य अवगमन, सामान्य जानकारी के लिए, ज्ञानार्थ जानने के लिए, अगर आप किसी से किसी की सामान्य जानकारी भाषा से संबंधित है जाने, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न किस प्रकार के होंगे। अति लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधनात्मक या विकल्पात्मक, ऑब्जेक्टिव टाइप या निबंधनात्मक जो दीर्घ निबंध की तरह होते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक बड़े बड़े उत्तर वाले, अति लघु उत्तरात्मक। तो जो इसका सही आंसर है वो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, चलिए 126वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारं भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति, कि निम्नलिखित में जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं किस उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका उत्तर जो आपका सही होगा, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम, भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, आभ्यंतर स्वरस्य वचनार्थम श्रवणंच, जीवनस्य विविधा आवश्यकता परिपूर्णार्थम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है दूसरा, भाषा बोधनस्य अध्ययनार्थम। 130वां प्रश्न है बहुभाषिता। बहुभाषिता क्या है, ये वाला प्रश्न भी जो है आपका समावेशी शिक्षा से संबंधित है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि समावेशी शिक्षा से देखिए आपके पास 2 लैंग्वेज तो होती हैं, हर एक में कम से कम 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूरे पेपर में मिला जुलाकर समावेशी शिक्षा से ही इर्द गिर्द जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जरूर जाते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर अच्छे से कीजिएगा। बहुभाषिता, तो बहुभाषिता क्या होती है कि एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा प्रयोग के, जैसे कि KVS वगैरह में हम देखते हैं या फिर जो सेंट्रल स्कूल्स होते हैं उनमें क्या रहता है, उसमें एक ही स्कूल में देश के अलग अलग कोने के लोग उसमें बच्चे उसमें होते हैं। तो वो क्या है, तो उसको आपने भाषा शिक्षण एक बाधा, क्या वो बैरियर है
नहीं है। भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी, भाषा अधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम, या भाषा अधिगमे समस्या सृष्टि करोति, भाषा अधिगम में वो समस्या के रूप में। लेकिन देखिए यहाँ पे जब भी आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दें तो यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ रहना है। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तीसरा ऑप्शन। इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आए तो यहाँ पर उसे आप हर एक प्रश्न पे आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे कि भाषा, अगर भाषिक आपकी कक्षा है या कोई दूसरे स्टेट के बच्चे उसमें हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर अब 128वें प्रश्न की अगर हम बात करें कि दिव्यांगानां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लेखन कौशल बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पहला है विचारणा मौलिकता, दूसरा प्रतीकात्मक भाषाया प्रयोग सिंबॉलिक लैंग्वेज, तीसरा है समीचीन शब्दावलिया प्रयोग, चौथा है सुंदर हस्ताक्षराणी। सुंदर हस्ताक्षर नहीं होगा आपका, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं होगा। अब कंफ्यूजन आता है विचारणा मौलिकता और समीचीन शब्दावलिया प्रयोग। अब देखिए प्रश्न को समझिए, लिखा है लेखन कौशल को बढ़ाना है, इतना देख लीजिए। यहाँ दिव्यांगा नाम जरूर आया है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे के लेखन कौशल का आपको विकास करना है तो उसके लिए समीचीन शब्दावलिया प्रयोग बनेगा उसका आंसर। हाँ, अगर ये बोला जाए कि अच्छा लेख क्या है या लेखन कौशल अच्छे लेखन कौशल का उदाहरण क्या है, तब विचारणा मौलिकता आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अध्यापक की दृष्टि से अगर बढ़ाना है तो समीचीन शब्दावलिया इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ठीक है, इसके बाद 131वां प्रश्न था, ये आमने सामने वाले प्रश्न ले रहा हूँ पहले मैं। 131वां था कि भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। देखो, लिखित नहीं होगा, व्याकरण नहीं होगा, ये तो बात की स्टेज। अब बात आती है मौखिक और संकेत भाषा। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस प्रकार के प्रश्नों को ना हर जगह अपने ऊपर घटा के देखिए, अपने आप को उस जगह पे रखिए। अच्छा, मौखिक भाषा प्रारंभिक रूप है, प्राथमिक रूप है, लेकिन मौखिक से पहले भी अगर हम बच्चे की बात करें, जो नवजात शिशु होता है, उसके साथ हम संकेत भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही, तो भाषा का प्राथमिक रूप जो है वो साइन लैंग्वेज में है, संकेत भाषा में है, मौखिक में नहीं। तो इस 131वां का पहला ऑप्शन ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं 129 129वां कि भाषायां निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम, भाषा के निरंतर, सतत, लगातार और पूर्ण मूल्यांकन के लिए किसके ऊपर बल देना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर। उत्तम शब्दावली, करेक्ट वोकेबुलरी, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, या फिर शुद्धोच्चारण, या फिर विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग। अच्छा देखो, हमने यहाँ पर बात करी है कि समग्र मूल्यांकन, तो एक अच्छी भाषा का प्रयोग या भाषा संबंधी अगर मूल्यांकन की बात करें तो भाषा वही सही है जब उसका प्रयोग आप सही करते हो। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हो, अगर आप उसी प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो सही होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, इसी से हम मूल्यांकन करते हैं। 132वां देखते हैं, प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्व अनयोर मध्ये अध्यस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान भवति चिंतयति। साधु शब्द का अर्थ यहाँ पर बाबा जी नहीं है, साधु का मतलब होता है सही, करेक्ट, सही या करेक्ट। ठीक है, तो एक 132वां प्रश्न हम देख रहे थे कि प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्व, कथा तथा कवित्व इन दोनों के अध्यस्तनेषु कः पक्ष साधु, कौन सी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके उदाहरण हैं, जो ऑप्शन है वो हैं, ते में मूल्यपरका भवेयु, वे मूल्यपरक हों, कथा तथा कवित्व उभयमपि शब्दावली दृष्टया समृद्धो भवेत्,
दोनों ही कथा या कवित्व यानी पद्यांश, गद्य या पद्य कह सकते हैं आप, दृष्टि से समृद्ध हो, शब्दावली की वोकेबलरी की दृष्टि से शब्द हो प्राथमिक स्तर में, या विभिन्न मुख्य नाम ध्येयानाम उदाहरणाम पुनरावृत्ति बहुवारम भवितव्य, मुख्य उदाहरणों की बहुत बार उसमें पुनरावृत्ति हो, या विशिष्ट लेखक का नाम कवित्वम तथा काव्यस्य, या विशेष लेखकों का कवित्व। तो देखो प्राथमिक स्तर की बात करी है, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है इसका, इसमें भी मुख्य बातों से यहाँ पे मतलब नहीं है। मूल्य परक होने चाहिए, लेकिन प्राथमिक स्तर में अगर हम बात करें तो कथा तथा जो पद्यांश है दोनों ही शब्दावली की, क्योंकि ये समय वो होता है जब बच्चों की शब्दावली बढ़ती है, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, दूसरा ऑप्शन, कथा तथा कवित्व उभयमपि शब्दावली दृष्टिया समृद्धो भवेत्। आगे चलते हैं, 133वां प्रश्न है इसमें कि भाषायां व्याकरण शिक्षणं कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। व्याकरण शिक्षण किसकी समीकरण में सहायक होती है। देखो व्याकरण शिक्षण की बात करी तो व्याकरण का कार्य क्या है, या व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है। व्याकरण वाक्य प्रवाह, संख्यात्मक न्यूमेरिकली नहीं होता, साक्षरता नहीं होता। व्याकरण का मतलब होता है शुद्धता, मतलब कि आप व्याकरण सीखने का मतलब होता है कि आप शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीख जाएं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर गद्यांश की। गद्यांश आपके सामने है, आप इसे देखिए एक बार कि उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे। अब अच्छी बात यही है इसमें कि गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं जिनसे लगभग आपसे 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 36 से 43 तक, तो 6 क्वेश्चन तो यहीं पर पूछ लिए गए हैं। तो क्या है इसमें, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। अब एक चीज़ है, अगर ये भी आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम में आप इस तरह से अगर पूरे गद्यांश को पढ़ने लग गए तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए क्या करना है, सीधा प्रश्न पे जाना है। प्रश्न जो 36वां प्रश्न पहला है पूछा गया है इसमें, विश्व सर्वत्र कीदृशा भाव भवेत्। विश्व में सर्वत्र सभी जगह कैसा भाव होना चाहिए। गद्यांश में देखिए कैसा भाव होना चाहिए। आप दूसरी लाइन में यहाँ पर पढ़ेंगे, दूसरी लाइन में, यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। विश्व बंधुत्व संभव है, विश्व बंधुत्व का भाव है, तो यहाँ पर आएंगे विश्व बंधुत्व भाव, यहाँ पे आपके ऑप्शन में है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्व बंधुत्व सही हो गया आपका, ठीक है। दूसरा इसमें से 39 प्रश्न देखेंगे, ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे समृद्धि प्राप्तुम का भावना अपेक्षिता। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने के लिए किस भावना की अपेक्षा, मतलब क्या भावना होनी चाहिए, क्या भावना अपेक्षित है ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्र। तो यहाँ पे भाई देखिए, बचपन में एक चीज़ सीखी थी, जैसे छोटे में करते थे ना, यहाँ पे भी वही करना है। ज्ञान, जो खासकर नए बच्चे हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़े, ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्र ढूंढो, कहाँ पर है ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्र। तो मानव परस्परं न विश्वसन्ति ते स्वकीयं गणयन्ति सर्वदेशान् उपेक्षित प्रदेशान् स्वप्रभुत्वं स्थापयन्ति सर्वे सर्वत्र भवेत्। तो उसके बाद है, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताय व्यवहारं कुर्यात्। तो विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यक, ये भावना आवश्यक, कौन सी, बंधुताया, मतलब बंधु। अब बंधुताया बताया गया, बंधु मतलब क्या होता है, विश्व बंधुत्व भावना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, इसका ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे समृद्धि प्राप्तुम का भावना अपेक्षिता भवति। विश्व बंधुत्व की भावना हमारे में होनी चाहिए, इसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
एतादृशः इति पदम कस्मिन् गणे अंतर्भवति, मतलब जो एतादृशः शब्द है ये किस गण में, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो एतादृशः शब्द जो है ये होता है आपका सर्वनाम। क्या होता है ये? सर्वनाम इसका सही आंसर है। उसके आगे चलेंगे, ये देखिए अगले पेज का आ गया तो यहाँ से आपका 136 के बाद था आपका 137 है था कि निखिले संसारे कलहस्य अशांते वा वातावरणस्य कारणम। क्या है अशांति का कारण? क्या है? तो सहायता अभाव, विश्वासाभाव, विकासाभाव, व्यवहाराभाव। तो आपस में लड़ने का क्या कारण है? तो जैसे कि यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ के, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति मानव परस्परम न विश्वसन्ति। आपस में विश्वास न होने के कारण आजकल सभी आपस में लड़ रहे हैं। तो विश्वासाभाव, विश्वास का अभाव, अभाव अर्थात कमी। 139 देखिए, ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे समृद्धि प्राप्तों का भावना अपेक्षिता भवति। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये हमने कर दिया था, 139 तो हमने कर दिया था, इसमें विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। 138 था आपका, बहुविषयेषु यह सहायता करोति सह भवति। क्या होता है जो बहुविषयेषु, विषय का अर्थ देखिए समझिए, जो अलग अलग चीज़ों में आपकी सहायता करता है। तो यहाँ गद्यांश पे देखेंगे आप, मतलब प्रश्न पढ़िए फिर गद्यांश में जाइए। क्या है? उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे ये सार राष्ट्र दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायता करोति। ये अलग अलग विषय हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कि जो इस समय मुसीबत वगैरह में, खुशी में, हर चीज़ में, दैनिक व्यवहार में आपका वो क्या होता है? दोस्त होता है, बंधु भवति। तो फिर आप अपने प्रश्न में आएंगे तो बहुविषय से सहायता करोति सह भवति बंधु, तीसरा ऑप्शन इसका, ठीक है। एतादृशः का बता दिया, एतादृशः क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक प्रश्न और था 141 में कि कुर्यात इति पदम कस्मिन् लकारे भवति। कौन से लकार में है कुर्यात? देखिए लट लकार होता है वर्तमान काल, लिंग लकार होता है विधिलिंग लकार जिसमें चाहिए अर्थ में अर्थ आता है, लोट लकार होता है आपका आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए, लंग लकार होता है आपका भूतकाल। ये भी थोड़ा सा 5 लकारों का कम से कम आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। इसी में 5वां लकार एक और याद कर लीजिए, लृट लकार। लृट होता है आपका भविष्यकाल, ठीक है। तो अब पूछा है कुर्यात। कुर्यात का जैसे मैंने बताया कि कुर्यात का अर्थ आता है चाहिए अर्थ में, ऐसा होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका लिंग लकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा अभी बीच में हमारे कुछ प्रश्न छूट गए थे, उनको हम एक बार देख लेते हैं गद्यांश से। 36 से पहले जैसे ये था, हमने एक ये वाला कर दिया था कि शुद्धता, व्याकरण की आवश्यकता कहाँ होती है? तो शुद्धता में होती है। अच्छा, लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबंधः अस्ति? कथा विचार, कल्पना, विराम चिन्हाना सम्यक प्रयोगा, समीचीन शब्दावली। देखिए समझिए इस चीज को, क्या बोला? लेखन परंपरायाम, लेखन परंपरा में नीचे दी हुई चीज में से किम संबंधम अस्ति, किसका संबंध है? लेखन से किस चीज का संबंध है? मोटे तौर पे देखें सब चीज का, लेकिन एक अच्छा लेखन आप किसको कहेंगे? अच्छा लेखन, आपने अच्छे शब्दों का, जैसे यहाँ पे देखें समीचीन शब्दावली, आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, आपने बड़ी अच्छी कल्पना से एक अच्छी कहानी लिखी है। कथा विचार, आपने अच्छी कहानी, स्टोरी आइडिया आपका अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, अगर आपने लिखते समय, क्योंकि देखो लिखा, आपके द्वारा लिखी हुई चीज़ किसी और को पढ़नी है, तो आपके भाव उन तक कैसे पहुँचेंगे? हमें कैसे पहुंचेंगे? विराम चिन्हों के द्वारा पहुंचेंगे। मतलब अगर आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग सही जगह किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सही जगह किया गया है, तो ही सामने वाला व्यक्ति उस भाव को समझ पाएगा। तो ऐसे में लिखते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाती है? विराम चिन्हों का सही प्रयोग। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 135वां प्रश्न देखते हैं, भाषाया मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य कः स्यात्? स्यात् अर्थात चाहिए। तो भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
शिक्षार्थीनाम त्रुटिनाम अन्वेषणम, बच्चों की त्रुटियों का अन्वेषण मतलब उनकी गलतियां ढूंढना नहीं। विद्यार्थीनाम प्रदर्शनम दृष्ट्वा प्रोन्नति कृते निर्णय, कि बच्चों ने अच्छा किया है तो उनको प्रमोट कर दें, लेकिन ये ये उद्देश्य है लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है आगे बढ़ाना, तो हटाओ इस चीज़ को भी। फिर है विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलन, चौथा है इसमें अधिगमे त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनताम परिष्करणम। देखो जहाँ पर भी एक टीचर का काम क्या है, बोलते हैं ना कि टीचर अब वो वाली किस, वो बोलते हैं टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह है। एक टीचर अब ये नहीं कि जो टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है कि बच्चे की गलतियों का निरीक्षण करना, गलतियां क्या कर रहा है और फिर उसका परिष्कार करना। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे प्रश्न हम कर चुके हैं, ये गद्यांश से संबंधित हैं। देखिए 6 प्रश्न, उसके बाद यहाँ पर आपके 5-6 प्रश्न और आते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आपके ये 44 गद्यांश में आएंगे, उससे पहले हमने 41 तक कर दिया था। 42वां प्रयोग देते हैं, सहयोग शब्द से पर्याय अस्ति। सहयोग, ये गद्यांश जो पूरा पिछला गद्यांश है उसमें उससे प्रश्न आया था कि सहयोग शब्द का पर्याय क्या होता है। तो सहयोग का योगाभ्यास नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, गणना नहीं होती, सहकार, आपस में सहयोग करना ही सहयोग का अर्थ है। संसारे सर्वत्र कीदृश्यते, गद्यांश में जैसे बोला क्या दिख रहा है, संसार, द्वेष दिखता है, शत्रुता भी दिखती है, हिंसा भी दिखती है, मतलब उपयुक्तम सर्वम अपि, उपयुक्त सभी, यहाँ पर इसका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 तक यहाँ हो गए आपके। तो आप देख रहे हैं कि गद्यांश ही गद्यांश से आपके 15 प्रश्न आ रहे हैं। अब अगले 8 प्रश्न पिछले गद्यांश से आए थे, और 7-8 प्रश्न उससे आए थे, और 6-7 प्रश्न इस गद्यांश में आपके साथ आ रहे हैं। तो वैसे ही हम प्रश्न पे चलेंगे। प्रतिष्ठे इति पदम कस्याम विभक्ति अस्ति, प्रतिष्ठा शब्द में कौन सी विभक्ति है। एक बार कभी जल्दबाजी ना करें, देखिए इस सेंटेंस को, क्योंकि सामान्य रूप से एज, प्रतिष्ठे, रामे, ऐसा लगता है कि ये सारे सप्तमी के हैं, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे भारत से प्रतिष्ठे द्वे, दो प्रतिष्ठाएं, दो मतलब द्विवचन का प्रयोग आ रहा है। तो इसका सही क्या ऑप्शन होगा, इसका द्विवचन में कौन सा है, द्विवचन पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का ऑप्शन आ रहा है। ये प्रतिष्ठा शब्द है, आकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, रमा, रमे, रमाह, तो वैसी ही ये चलता है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठे। तो प्रतिष्ठे आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप होगा। ठीक है, तो 144 के बाद 145 प्रश्न देखते हैं हम एक बार। ज्ञान विज्ञानियों निधि कस्याम सुरक्षितः, तो ज्ञान विज्ञान की निधि कहाँ से सुरक्षित है, संस्कृत भाषायाम। फिर है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृतिस्तथा इति केनोक्तम, ये किसके द्वारा कहा गया है, गद्यांश में जाएंगे। गद्यांश में देखिए, गद्यांश में देखिए क्या बोला है, पहले ना संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि, मतलब किसी के द्वारा, संस्कृत की प्रतिष्ठा के विषय में किसी के द्वारा कहा गई है कि संस्कृत और संस्कृति, भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति, तो केनापि किसी के द्वारा, इसका उत्तर सही होगा। सूक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, मंत्र नहीं होता, पद्य नहीं होता, ऋक नहीं होता, सुभाषित, मतलब सूक्ति अर्थात अच्छी कही, सुउक्ति अच्छी कही हुई बात, सुभाषित, सु अर्थात अच्छी, भाषित मतलब कही गई, तो सुभाषित इसका उत्तर है। 149 देखते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षयति चेत् तेन किम प्राप्यते, कि सभी सर्वभूतेषु, भूति मतलब प्राणी, भूत अर्थात प्राणी, भूत प्रेत नहीं, प्राणी, सभी प्राणियों को आत्मवत अपने जैसा व्यवहार करना संस्कृत भाषा हमें ये सिखाती है, तो हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है उससे,
उससे प्राप्त होती है हमें समानता, कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मुझ जैसा है तो मैं कभी उसकी हानि नहीं करूँगा। ये संस्कृत की विशेषता है, ये संस्कृत हमको समझाती है। ठीक है, 147 देखते हैं। कस्मिन् शास्त्रे चरक सुश्रुतियो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। किस शास्त्र में चरक और सुश्रुत का, देखिए थोड़ी बहुत अगर आप नॉलेज भी रखते हैं तो आपको पता होगा चरक और सुश्रुत कौन थे। ये दोनों एक शल्य चिकित्सक थे। तो ऑब्वियस सी बात है किस शास्त्र में होगा, चिकित्सा शास्त्र में। गद्यांश भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 151वां प्रश्न है कि संगणक शब्द से को अर्थ। संगणक शब्द का अर्थ क्या है। देखो गणक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाते हैं। उनसे विभक्ति वगैरह हटाओगे तो उनके अर्थ आपको ईजिली आने लगेंगे। संगणक, गणक गणना करने वाला, तो गणक कौन किस में होती है, कंप्यूटर में भी होती है, कैलकुलेटर में भी होती है, लेकिन संगणक शब्द का जो अर्थ है आता है वो आता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आएगा कंप्यूटर। तो आई होप दोस्तों आपको थोड़ी बहुत हेल्प इस वीडियो से मिलेगी, तो इसे लाइक शेयर करिएगा। और पहला अभ्यास है मेरा इसको करने पर, तो हो सकता है काफ़ी त्रुटियां भी रही हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।